दोस्तों, पूरे विश्व भर में आज 7 अप्रैल के दिन विश्व हेल्थ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। आपको सभी को आपकी अपनी हेल्थ के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एक अच्छी सेहत बनाकर रखना ये हर मनुष्य का लक्ष्य है, लेकिन सेहत केवल तन की नहीं, लेकिन मन, संबंध, सामाजिक स्वास्थ्य, इस पूरी कंसेप्ट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये दिन करीबन 1950 से मनाया जा रहा है। सबसे पहले 1948 में सब असेंबली को बुलाया गया था और 1950 से इसको वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन आज हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी सेहत की शुभकामना के साथ ही मैं आज के एपिसोड की शुरुआत करती हूँ। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर सचिन। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। तो हेल्थ डाउन होने की वजह से या हेल्थ दिन ब दिन गिरती जा रही है, उसके लिए ये एक कंसेप्ट है इस दिवस को मनाने का, क्योंकि साथ में एजुकेशन और अवेयरनेस भी तो बढ़ता जा रहा है। हेल्थ या स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब अपना स्वास्थ्य तो ठीक रखें, लेकिन साथ में अपने आजू बाजू में जो लोग हैं, अपना समाज है, हमारा राज्य है, देश है या विश्व है, इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रखें। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस समय ग्लोबल विलेज से लेकर ग्लोबल लिविंग रूम बना जी। है ना। तो कहीं पर भी कोई भी हलचल होती है तो दूसरे स्टेट के ऊपर, है ना, दूसरे देश के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। कई सारी बीमारियां हमने देखा, स्वाइन फ्लू या H1N1 जिसको नाम दिया गया, या बर्ड फ्लू आया, मतलब जो संक्रामक बीमारियां वो ट्रैवलिंग के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत आसानी से फैलती है। और साथ ही साथ हमारे वैल्यू सिस्टम, जीवन जीने की जो वैल्यू है वो बदलने के साथ हमने नई बीमारियों को भी आमंत्रित किया जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल या गैर संक्रामक बीमारियां कहते। जैसे कि इस समय की सबसे बड़ी बीमारियां जैसे कि मोटापा, फिर उसके साथ आता है मधुमेह, ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, मानसिक बीमारियां, कैंसर, ये सब 21st सेंचुरी की प्रोजेनी है। तो हमारे पास इस समय डबल चैलेंज है। विश्व में जो देश है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड, एक डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग। सो भारत डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका, यूरोप डेवलप्ड नेशंस है। तो वहाँ पे ज़्यादातर चैलेंज है कि वो नॉन कम्युनिकेबल या गैर संक्रामक बीमारियाँ। हमारे पास डबल चैलेंज है। हमारे पास एक तरफ टीबी जैसी बीमारियाँ, न्यूमोनिया है, और साथ में ओबेसिटी, डायबिटीज या मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, कैंसर, ये भी बीमारियां है। तो दोनों को हमको संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है और हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। मेन है कि स्वास्थ्य अगर है तो आप खुश रहते हैं। वरना आधा ध्यान आपका अपने फिजिकल बॉडी के पास ही जाता है। या चाहे मन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसी के पास ध्यान जाता है। तो संबंधों का स्वास्थ्य भी कैसे बनाकर रख सकते हैं? सोशल मीडिया का जमाना है और मैं अपने लेक्चर्स में ये बात हमेशा कहता हूँ, मेरा ऐसा कोई लेक्चर नहीं होगा जिसमें मैं सामाजिक स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारी जीवन पद्धति जैसे बदल रही है कि हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अफेक्ट होता जा रहा है। तो एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मिलता है और वो कहता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या? वो कहता है नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करता। फिर वो कहता है आप मेरे फेसबुक पे है क्या? कहते नहीं, मैं फेसबुक पे भी नहीं हूँ। फिर पूछता है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे है? कहते नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। अच्छा, तो ट्विटर में आप है? बोला नहीं, मैं ट्विटर में तो केवल पड़ोसी है। तब वो व्यक्ति कहता है कि आप कहाँ आपको देखा है? तो कहता है मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। तो आज हमारे पड़ोसी को हम नहीं जानते हैं यार, ये फैक्ट है। तो मैं अपने लेक्चर में मैं हमेशा कहता हूँ कि फेसबुक पे मिलने के बजाय कभी ना कभी फेस टू फेस भी मिलने की कोशिश करो। सामाजिक स्वास्थ्य बहुत अफेक्ट हो चुका है। लोग इंडिविजुअल बनते जा रहे हैं, मैं ना अपना अकेले रहना पसंद करते हैं। जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आए हैं। अकेलापन उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। ऐसे भी हमने देखा है कि फेसबुक के ऊपर 1000 फ्रेंड्स है, लेकिन जब जरूरत होती नहीं होता है ना, तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा सामाजिक स्वास्थ्य ठीक है। मैं घर में भी देखता हूँ
कोई गेस्ट आते हैं तो हर एक अपने मोबाइल के ऊपर है, टीवी के साथ, तो आपस में बातचीत ही नहीं हो रही है। मतलब हम स्वास्थ्य को अगर हम डिफाइन करते हैं या WHO की अकॉर्डिंग अगर स्वास्थ्य की डेफिनेशन देखी जाए तो केवल किसी डिजीज आपके अंदर नहीं होना यही स्वास्थ्य नहीं है, या इसी को हम हेल्दी नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप हर रीति से स्वस्थ हैं, आपके सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं, आपका मानसिक आरोग्य बहुत अच्छा है आपके शरीर के साथ में, तभी आपको स्वस्थ व्यक्ति के अंदर समावेश किया जा सकता है। तो उस हिसाब से तो अभी दुनिया में कोई भी स्वस्थ नहीं है। यस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है WHO ने जब ये डेफिनेशन दी कि हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी बट इट इज अ डायनामिक स्टेट। डायनामिक है जिसमें उसने 3 पहलू पहले बताए थे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, लेकिन अभी आध्यात्मिक पहलू के ऊपर भी चर्चा हो रही है। मैं उसमें और 2 पहलू ऐड कर देता हूँ वर्तमान समय के अनुसार, जो कि लोगों की जरूरत है, हम देख रहे। एक तो एनवायरमेंटल हेल्थ, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम अकेले नहीं है, पर्यावरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, एनवायरमेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर पर्यावरण ही ठीक नहीं है तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। और दूसरा साथ में एक और मेरे को बताया जाता है, वो माना इकोनॉमिकल हेल्थ, आर्थिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। आर्थिक स्वास्थ्य कैसे हो सकता है? आर्थिक स्वास्थ्य इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों की वैल्यू सिस्टम में अभी पैसा एक सेंट्रल पॉइंट आते जा रहा है, लोगों ने बनाया, हालांकि जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ना, बीमारी होती है तो उसका इलाज करने का भी बहुत पैसा लगता है। जैसे भारत में मैंने देखा अभी भी हम इस सेंचुरी में भी पहुंच गए, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, जैसे विदेशों में जाओ तो इंश्योरेंस इज अ मस्ट, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत खर्चा होता है। पर अभी भारत उसको पकड़ रहा है और हम भी इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको एक बड़ी बीमारी आ गई तो आपका खर्चा लाखों में जाता है, तो आपका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज मोर। तो इकोनॉमिकल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, महंगाई बढ़ते जा रही है। इकोनॉमिकल हेल्थ में आप कहेंगे प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, कहाँ रुकना है ये भी समझ में आना चाहिए, किस तरह से पैसा कमाना है ये भी पता चलना, तो बहुत सारी बातें हैं। तो स्वास्थ्य के 6 पहलू हमने देखे, और इस सब की जड़ में जो है स्वास्थ्य, वो है आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हम पकड़ ले अच्छी तरह से तो बाकी सब स्वास्थ्य अपने आप ठीक होने लगते हैं। पर जनरली लोगों ने ये देखा है कि सबसे ज्यादा इग्नोरेंस इसी सेक्टर के पास है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है, आध्यात्मिक यानी एक पर्टिकुलर एज के बात करने वाली चीज है, ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है। जब प्रॉब्लम आते हैं तब वो जागते हैं, स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब उन्हें नजर आता है कि कोई तो हो जो हमें समझ सके, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य में हम मन की बीमारियों को देख ही नहीं सकते, इसीलिए लोग जल्दी उसको बीमार नहीं समझते हैं। यस, ये चैलेंज हमारे सामने है। जैसे आपने कहा, मन की बीमारियों में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है हमारे सामने कि डिनायल मोड में रहते हैं, माना स्वीकार ही नहीं कहते हैं। और जबकि एक काउंसलर हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम बीमारी होने के पहले उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है। जैसे मैंने एक बहन को देखा कि उसके अंदर मेरे को एंजाइटी या चिंता की बीमारी लक्षण दिखाई दिए, फिर ये भी पता चला कि वो एक बात को बार बार बोल रही है, तो ये ओसीडी में जाता है। मैं समझती हूँ कि पेशेंट एक बार एक्सेप्ट कर ले, पर कई बार आसपास के लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हम सबको समझना पड़ेगा और इसमें अवेयरनेस लाना जरूरी है। नंबर 1, कई सारे मिथ्स होते हैं इसके बारे में। नंबर 1, एक मिथ ये होती है कि आप पढ़े लिखे हैं या आप मेडिटेशन करते हैं या आप डॉक्टर हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे डॉक्टर भी तो एक इंसान है ना, उसके भी अपने प्रेशर से चैलेंजेस है ना, और वो कुछ सीड्स लेके आया है, उसको जीन्स में कई सारी बातें मिली हुई है, तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। वी नीड टू एक्सेप्ट इट। कई बार घर वालों को लगता है कि ये जानबूझ के कर रहा है, इसको कुछ नहीं है। सॉरी, ये आपका नहीं डिसाइड, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा ना। तो मानसिक बीमारी के बारे में मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये किसी को भी हो सकती है। आई थिंक ये इस सदी का बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत ही जल्दी इंसान निराशा की तरफ बढ़ते जा रहा है।
शक्तियाँ कम होने की वजह से कहिए, आपने जो भी कहा, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, प्रेशर बहुत है, बहुत सारे रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन है या ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है जहाँ पे भय ज़्यादा है। तो ऐसे बात में, मतलब इस तरह की सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होने की ज़रूरत है। यस, पूरा विश्व इसके बारे में सोच रहा है और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे और इसके साथ में मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी होता है जी। तो इसी के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे उस दिशा में उठाया गया प्रोएक्टिव कदम है, माना पहले से ही हम तैयार रखें। और जैसे मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, आत्महत्या जो होती है उसके साथ सुसाइड डे के तरफ भी हम सोच रहे हैं या मनाया जाता है। तो ये सब इसीलिए है कि लोगों में जागरूकता आए। आज हमारे सामने और एक चैलेंज है और वो है गूगल, क्योंकि पहले मैं देखता था कि लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता था। केवल बीमारियां अगर जानना है तो डॉक्टर्स को पता होते, कुछ किताब पढ़ने वालों को, लेकिन गूगल के वजह से आजकल हर एक के हाथ में वो डिवाइस आया है, खिलौना, जिसमें वो टाइप करके देख लेते हैं। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहती थी कि इतना उनको नॉलेज आया है, अवेयरनेस बढ़ा है, और साथ ही दवाइयाँ इतनी आ चुकी है, बीमारी इतनी क्यों फैल रही है? पहले तो नॉलेज आ चुका है, पर इसका मतलब पावर आया है ये नहीं होता है। हमने जो स्टडी किया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्ट डिसीज के ऊपर स्टडी किया, तो हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश गुप्ता है, उन्होंने प्रेजेंट करके बताया कि ऐसे नहीं कि पहले लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में पता नहीं था कि एक्सरसाइज करना चाहिए या खाने में फाइबर ज्यादा होना चाहिए, पता था, लेकिन वो जीवन में उतरता नहीं था। और जैसे ही मेडिटेशन करने लगे तो उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया कि एडहेरेंस टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बढ़ गया है ना, कि हमको जीवन पद्धति परिवर्तन करनी चाहिए। मेजॉरिटी को पता है, लेकिन दो बातें होती है, एक क्या करना है पता नहीं होता है और करने का दिल नहीं होता है, वो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक बहुत बड़ी पावर की जरूरत होती है, हर कोई वो सेल्फ डिसिप्लिन पे नहीं चल पाता है क्योंकि कंफर्ट जोन में होते हैं ना। तो ये हमने देखा, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक डिसिप्लिन मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में हमारी दिनचर्या अगर आप देखो, सुबह जल्दी उठना है ना, हर घंटे में डिस्कनेक्ट करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, यहाँ के शाम का मेडिटेशन करना, परमात्मा के साथ बातें करना और अपने आप को हल्का करना, सोने के पहले मेडिटेशन करके सोना, ये डिसिप्लिन है पूरा। तो राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी सिखाती है, वो केवल एक बैठ के करने वाला योग नहीं, एक कर्म योग है। हर क्षण हम परमात्मा को साथ अनुभव करते हैं, एक डिसिप्लिन है। इससे हमारे बीमारियां कंट्रोल में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं अगर हम विधि पूर्वक करें तो मैं गूगल के बारे में इसलिए बता रहा था कि गूगल के वजह से एक पावर तो मिल रही है, लेकिन गलत पावर भी हो रही है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। क्योंकि मेडिसिन ही बहुत वास्ट है। केवल गूगल पढ़ने से अगर आपने साइड इफेक्ट पड़े दवाइयों के या बीमारियों में, तो आपके अंदर डर ज्यादा पैदा हो सकता है। लेकिन फिर हर चीज का हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हैं राइट? तो क्या अवेयरनेस से फिर नॉलेज तो आएगा ही ना? नॉलेज आना चाहिए, पर वो नॉलेज डर नहीं पैदा करना चाहिए। अब ऐसी बात है कि भी एक साधारण इंसान मेडिकल लैंग्वेज को पूरा नहीं समझेगा, या तो मेडिकल की इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है, पर एटलीस्ट उसका ब्रीफ नॉलेज अगर उसको मिल जाता है तो ही और शी गेट वेरी कॉन्फिडेंट कि हम बता सकते हैं किसी को। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अगर गूगल पढ़ के आप डॉक्टर बन जाते तो मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। मेडिकल कॉलेज में हमको रियलिस्टिक बताया जाता है, कॉमन फाइंडिंग्स बताए जाते हैं, रेयर चीजों की तरफ इतना हम नहीं ध्यान देते। लेकिन एक नॉन मेडिकल व्यक्ति गूगल के ऊपर पढ़ के अपने को बीमार कर सकता है। मेरे पास इसके बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ो जरूर, अपने को नॉलेज रखो, फिर वेरीफाई कराओ एक सही व्यक्ति के पास से। जैसे मैं अगर लॉ के कुछ चीज पढ़ूं तो आई कैन नॉट डिफेंड, है ना, वो जो लॉ पढ़ने वाला है उसके पास मेरे को जाना पड़ेगा ना ओपिनियन के लिए। लेकिन इससे डिस्टर्ब होने के बजाय एक सही व्यक्ति से मार्गदर्शन ले, गाइडेंस ले और अपने मन को शांत रखे, तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप खास करके मानसिक बीमारियों की बात जब चल रही थी, तो हमको प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाना चाहिए, ना कि गलत व्यक्ति के पास आप गए तो हो सकता है कि आपकी बीमारी बराबर इलाज ना हो और कॉम्प्लिकेट हो सकती है। बहुत अच्छी बात। अब दूसरा पहलू अगर मैं आपको पूछूं इस विश्व आरोग्य दिवस पर, कि जो इंसान बीमार है, हम आइडियल सिचुएशन को तो नहीं ले सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोई बीमारी नहीं है या बीमारी पूरी तरह से चली जाएगी, हम ये सिचुएशन को तो हम नहीं ले सकते,
लेकिन आज के इस दिवस पर व्यक्ति अगर बीमार हो भी जाता है अपने लाइफ टाइम में, कोई छोटी मोटी बीमारियां, कई बार बड़ी बीमारी भी हो सकती है जिसको कवर होने में आपको टाइम लगता है, ऐसे समय पर क्या हम कैसे मैनेज करें, क्या थॉट हम अपने आप को दें ताकि एक हेल्थ तो आपको चली रही है आपकी, अब तकलीफ में है, लेकिन मन आपको साथ दे और ताकि आप जल्दी रिकवर कर सके। कईयों को सपोर्ट सिस्टम मिलती है, कईयों को नहीं भी मिलती है, उसमें इंसान ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि आपको बीमारी आ गई है, फिर ये जीन्स के वजह से हो या गलत लाइफस्टाइल। अभी बीमारी आने के बाद आप क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टडीज से ये पता चला है कि बीमारी आने के बाद में जो लोग पॉजिटिव रहते हैं और अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देते रहते हैं तो उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो जल्दी रिकवर होते हैं। ऐसे लेकिन ये सभी के बस की बात नहीं है। नहीं, उसके लिए आपको फिर से मैं कहूंगा कि आप अपने आप करने की कोशिश नहीं करें, ऐसे समय पर मदद लें किसी की। आपको योग्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए। जैसे मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, गुस्सा है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम है, तो हम उनको क्लैरिटी देते। जैसे अब मैं एक केस शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास एक प्रोफेसर आए, अभी वो बहुत ही अच्छी प्रोफेसर है और बहुत अच्छी क्लैरिटी है, लेकिन परफेक्शन के संस्कार है, हर चीज परफेक्ट चाहिए। तो उस परफेक्शन के संस्कार की वजह से गुस्सा आता है क्योंकि बाकी सब परफेक्ट नहीं है ना। तो रिलेशनशिप्स में फिर इश्यू आते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं है, और फिर अभी 45-50 के करीब जा रही है तो हार्मोनल चेंजेस भी आ रहा है, तो सब कुछ जम्बलिंग आता है, तो कभी मूड फ्लक्चुएशंस होने लगे। तो जब हिस्ट्री लिया तो पता चला कि क्या क्या स्टेटस है। फिर उनको बताया कि कैसे परफेक्शन के नेचर को कम किया जा सकता है, और उसके बाद दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए, दूसरों को स्वीकार करना है, जो जैसा है वैसे उसके लिए कुछ टिप्स बताया, और फिर एफर्मेशंस देते हैं कि ये संकल्पों का आप अभ्यास करो। तो जैसे ये करने लगे तो अभी उनके अंदर अच्छे रिजल्ट है, पर वो खुद पढ़ के नहीं कर सकते, वो तो आपको प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं कुछ बातें जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा। एमिल कू नाम के एक फ्रेंच के बहुत अच्छे होके गए डॉक्टर, उन्होंने केवल 2 संकल्पों से मेजॉरिटी बीमारियां ठीक की, और ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। पर वो सबकॉन्शियस में जाना चाहिए, आपकी आत्मा उसको स्वीकार करनी चाहिए कि हर दिन हर तरह से मैं ठीक होता जा रहा हूँ। अच्छा। और हर दिन हर तरह से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ये 2 ही थॉट, और कुछ भी और नहीं। हजारों लोगों को उसने ठीक किया। माना उनकी पावर थी कि वो थॉट देते थे कि आत्मा के अंदर चला जाता था। मुझे यहाँ पर परमात्मा शिव बाबा की बात याद आ रही है कि परमात्मा शिव बाबा ने हमको ये बताया कि कभी भी आप अपनी बीमारी का ज्यादा वर्णन नहीं करो। कई लोगों को ये आदत होती है, हर एक व्यक्ति के पास अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ये तकलीफ है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। अभी होता क्या है कि जब आप ये दूसरों को सुना रहे हैं तब आपका मन भी सुन रहा होता है, तो आप अपने आप को बार बार वो याद दिला रहे हैं कि आपका माइंड स्वीकार कर लेता है उस चीज को, क्योंकि आप उधर इमोशन से सुनाते हैं तो और गहराई में जाता है वो, और वो पैटर्न पक्का होने लगता है। फिर तो मेरे पास जब ऐसे क्रोनिक पेशेंट आते हैं जिनको मुझे दिखाई देता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, और वो अलग अलग इंटेंशन से आते हैं। कुछ लोगों को ना सहानुभूति की जरूरत होती है कि जब सुनाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, अच्छा इसने मेरी बात सुनी है, या तो फिर जैसे अटेंशन मिल रहा है, यस, उनको एनर्जी मिल रही है। तो मैं उनको कहता हूँ, अगर आप सचमुच में ठीक होना चाहते तो आज के बाद ये जो बीमारी का वर्णन करना बंद करो। आप बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। वो कहते कैसे है, लोग तो सुनाती हूँ मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा यही डिपेंडेंसी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सुन रहा है क्योंकि आप निगेटिव थॉट्स दे रहे हैं। मेरे को बार बार तकलीफ है, मेरे को दर्द है, मेरे को दर्द है, मेरे को दर्द है, फिर वही होगा आपके शरीर में। तो मैंने उनको जो भी अभ्यास दिया, सबको एक ही मैं कहता कि आज के बाद अगर कोई आपको अरे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसे है, तो नेचुरली आपके अंदर से वो निगेटिव आएगा, नहीं अभी तक वैसे ही है तकलीफ, नहीं पहले से अच्छा हूँ, पहले से इम्प्रूव हो रहा हूँ, है ना। ये थॉट रखो आप पॉजिटिव, क्योंकि जब आप रखते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, तो आपकी अगर बीमारी 40% है तो 50% हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि ऑलरेडी हम इतने परेशान हैं हमारे शरीर की पेन से, तो उस समय हम चाहकर भी वो थॉट हमारे अंदर नहीं आता है। इसके लिए अभ्यास करना होता है। वही यहाँ पे मुझे यही सवाल पूछना है आपको, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए
क्या ज़रूरत है, मतलब कौन सी चीज़ या कौन सा ऐसा ड्राइव है जो आपको रोज़ सुबह वो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में आपको डालने के लिए मोटिवेट करता है? क्योंकि ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है, सुनने को भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, आप रोज़ सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इवनिंग में भी मेडिटेशन कर रहे हैं, पर ये होता नहीं है। हमें अच्छा लगता है पर हमारे पास वो मोटिवेशन नहीं है। तो क्या ऐसा है कि जिसको हम सुबह से शाम तक इस तरह डिसिप्लिन में डालें? देखो, कई लोग सेल्फ स्टार्टर होते हैं, जैसे आपने अपने बारे में कहा, तो सेल्फ स्टार्टर लोगों के अंदर वो एनर्जी है कि अपने आप को खड़ा करते हैं जी। कई लोगों की गाड़ी है ना धक्का स्टार्ट होती है, उनको धक्का मारना पड़ता है। तो जब आप अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते, उस समय आपको कैटालिस्ट को साथ में रखना चाहिए, है ना। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि अकेले में एक्सरसाइज नहीं होता है, उनसे किसी और की हेल्प लेना जरूरी है। तो क्या करते हैं कि मैं अकेला मेंबर नहीं बनूंगा जिम का, कोई और को साथ में लेते, तब वो उनके साथ में जाते वॉकिंग के लिए, जिम के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को साथ में रखना चाहिए जो सेल्फ स्टार्टर हो। लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज पूछूंगी कि हमने ऐसे कईयों को देखा है कि जिनको लोग चाहिए भी और लोग सहन भी नहीं होते हैं, है ना। आप समझ रहे हैं, मतलब लोग अगर नहीं है आसपास तो अकेलापन महसूस होता है और लोगों के साथ एडजस्ट होना भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर क्या इन लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? एज अ हीलर, एज अ काउंसिलर, एज अ मेडिटेटर, अगर मैं आपको ये सवाल पूछती हूँ तो क्या आप इनको मदद करते हैं एक समय तक, लेकिन एक समय के बाद आपको अपनी मदद भी कम कर देनी चाहिए? ये उनका पैटर्न है जो लोगों को खींच रहा है या रिपेल कर रहा है ना, ये उनका पैटर्न है। मुझे उसके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। जी, शुभ भावना रख सकते हैं, शुभ भावना रख सकते हैं, और उसके प्रति आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देते रहो, क्योंकि एक समय उसको रियलाइज होगा। कैसे होता है, दो बातें होती है, एक रियलाइज हो रहा है और एक होता है रियलाइज हो रहा है पर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। तो आपको उनके हाल पर छोड़ना चाहिए, लेकिन उनको बताना जरूर है, अच्छे टोन में बताना चाहिए, अच्छा मूड देके बताना चाहिए। बाकी फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दिस इज द वे आई वांट टू लिव। अगर किसी ने डिसीजन ले लिया है कि इस तरह से मुझे जीना है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मुझे वही कहना है कि फिर आप भी डिटैच हो जाते हैं। तो इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम ये अटेंशन रखें, केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, शरीर के साथ मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और एनवायरमेंटल, ये स्वास्थ्य भी जरूरी है। और इस सबके जड़ में आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। अगर हमारी आत्मा शक्तिशाली है, जैसे कि मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ दादी जान की, 103 साल की उम्र में आप देखो 70,000 किलोमीटर जर्नी करना, ये साधारण बात नहीं है। उसके लिए बहुत स्पिरिचुअल पावर चाहिए। और बीमारी तो आएगी, लेकिन बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये हमने आध्यात्मिक स्वास्थ्य से सीखा है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहते हैं, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य को भी हम कंट्रोल कर ले, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, पर्यावरण का भी हम देखभाल कर लेते हैं, और हमारे अगर अवस्था अच्छी है तो धन अपने आप आ जाता है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य इसके जड़ में है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो बाकी सब स्वास्थ्य अपने आप आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा। आज विश्व आरोग्य दिवस पर आपने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सबके सामने रखा है, बहुत क्लैरिटी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, स्वस्थ जीवन ये हर किसी की मनोकामना होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली जब होती है तो आसपास हमें हमेशा आनंद और खुशी की अनुभूति होती है। तो इस विश्व आरोग्य दिवस पर, वर्ल्ड हेल्थ डे पर, मैं यही शुभकामना रखती हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी उतना ही ख्याल रखिए। तो अगर आप उतना ख्याल रखते हैं तो आपके जीवन में संबंधों का स्वास्थ्य, साथ ही मतलब जिसको हम सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं, मन का स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा। और ये दोनों स्वास्थ्य है तो तन स्वस्थ रहता ही है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो फंडामेंटल आज डॉक्टर सचिन ने बताया वो है स्पिरिचुअल स्वास्थ्य। आप ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य के पास। मैं फिर से अगले कड़ी में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।